तो कहानी की शुरुआत अंटार्कटिका के बर्फीले एरिया से होती है, जहां साइंटिस्ट की टीम बर्फ़ के सैंपल लेने आई थी। इस टीम में जैक, जेसन और फ्रैंक थे। ये लोग सैंपल लेने के लिए बर्फ़ में ड्रिलिंग करते हैं, जिस दौरान उनके शिविर के नीचे की बर्फ़ में दरार आ जाती है और बर्फ़ नीचे धंसने लगती है, जिसमें जेसन गिरने लगता है। पर तभी जैक और फ्रैंक उसे बचा लेते हैं। इसके बाद जैक सैंपल लेने के लिए दरार की दूसरी साइड जाता है और जल्दी से सैंपल लेकर अपनी टीम के पास आने लगता है, लेकिन तभी वह दरार में गिरने लगता है। तब वह अपनी कुल्हाड़ी की मदद से खुद को बचा लेता है। कुछ समय बाद हम जैक को दिल्ली में देखते हैं, जहां यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस थी। यहाँ जैक ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताते हुए कहता है कि पृथ्वी पर हमेशा के लिए गर्मी खत्म हो जाएगी और सब कुछ बर्फ़ से जम जाएगा। ये सुनकर पॉलिटिशियन उससे पूछते हैं कि हमारे पास कितना समय बचा है, जिस पर जैक बताता है कि ऐसा होने में कुछ सदियां लग सकती हैं और अगर हमने इसका सॉल्यूशन नहीं निकाला तो हमारी आने वाली पीढ़ी इसका अंजाम भुगतेगी। तब यूएस के वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि इसमें बहुत सारा पैसा खर्च होगा, जिस पे जैक कहता है कि बर्फ़ की बड़ी बड़ी छोटियाँ गायब हो रही हैं और हमें उस छोटी के बर्फ़ का छोटा सा सैंपल मिला है, जिसका साइज़ एक शहर के बराबर था। अब क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए बहुत खर्चा होने वाला था, इसलिए कोई भी जैक की बात को सीरियस नहीं लेता है। खैर, इसके बाद जैक टेरी नाम के आदमी से मिलता है, जो कि समुद्र की जानकारी के लिए काम करता है। यहाँ टेरी जैक को बताता है कि वह उसकी ग्लोबल वार्मिंग वाली बातों से सहमत है। कुछ दिनों बाद हम टेरी को स्कॉटलैंड जाते हुए देखते हैं। यहाँ टेरी के मॉनिटरिंग स्टेशन में काम करने वाला एक वर्कर देखता है कि समुद्र का तापमान बहुत घट चुका है, जिस पर दूसरा वर्कर कहता है कि समुद्र की तेज़ लहरों के कारण अक्सर मशीनों में एरर आ जाता है। अब टेरी भी यहाँ आ चुका था। इसके बाद हम जापान में देखते हैं, जहाँ अचानक से बड़े बड़े ओलों की बारिश होने लगती है, जिससे कई गाड़ियाँ और बिल्डिंग्स तबाह हो जाती हैं और कुछ लोग मारे जाते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका में भी एक पावरफुल तूफान आ जाता है, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। दूसरी ओर एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर आ रहे तूफानों को देखकर चौंक जाते हैं। इस बीच जैक का बेटा सैम अपने दोस्त ब्रायन और अपनी क्रश लॉरा के साथ न्यूयॉर्क जाता है। तब तूफान के कारण उनकी फ़्लाइट हिलने लगती है और पूरी फ़्लाइट में उथल पुथल हो जाती है। कुछ ही देर में तूफान चला जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। इसके बाद वह तीनों न्यूयॉर्क पहुँच कर अड़ते हैं कि आसमान में पक्षियों का एक बड़ा झुंड शहर छोड़कर जा रहा है। पक्षियों को देखकर लग रहा था कि यहाँ कुछ अनहोनी होने वाली है। दूसरी तरफ खेतों और चिड़ियाघरों के जानवर भी ऐसा बिहेव कर रहे थे जैसे वह किसी चीज़ से डर रहे हो। अब सैम और उसके दोस्त कंपटीशन में जाते हैं और वहाँ काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन करते हैं। इसी दौरान सैम देखता है कि दूसरे स्कूल का लड़का जेडी लॉरा के साथ फ्लर्ट कर रहा है, जिससे सैम को बुरा लगता है। इधर मॉनिटरिंग स्टेशन में टेरी देखता है कि समुद्र के तापमान में भारी गिरावट हो रही है। तब उसका वर्कर उसे बताता है कि मैंने एक दिन पहले भी तापमान को घटते हुए देखा था। अब वह सभी रिपोर्ट चेक करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि उनकी मशीनों में कोई खराबी नहीं है, बल्कि तापमान सच में घट रहा है। इसलिए टेरी जैक को फ़ोन करके उसे बताता है कि तुम्हारी थ्योरी सच थी और बर्फीला तूफान बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जिस पर जैक कहता है कि अभी उस तूफान को आने में कम से कम 1 सदी का समय लगेगा, लेकिन टेरी का कहना था कि तूफान शुरू हो चुका है और जल्द ही पृथ्वी पर आ जाएगा। इस बीच न्यूज़ में बताया जाता है कि लॉस एंजलिस में तूफान का बहुत ही बड़ा बवंडर आ सकता है, इसलिए सभी बीचेस को बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ कैलिफोर्निया के मौसम विभाग के टेक्नीशियन को लॉस एंजलिस के रिपोर्टर का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि यहाँ बड़े बड़े ओलों की बारिश हो रही है। तब टेक्नीशियन टीवी पे न्यूज़ देखता है, जहाँ उसे पता चलता है कि लॉस एंजलिस में एक बवंडर बनना शुरू हो गया है। इसलिए टेक्नीशियन अपने बॉस को कॉल करके सारी बात बताता है। जब बॉस बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कि तूफान ने बहुत ही बड़े बवंडर का रूप ले लिया है। इधर जैक अपने को वर्कर्स के साथ न्यूज़ में देखता है कि लॉस एंजलिस के आसपास बने बवंडर अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तबाह कर रहे हैं। इस वजह से प्रेसिडेंट सभी फ्लाइट्स का सस्पेंशन करने का ऑर्डर दे देते हैं। तब 2 प्लेन लॉस एंजलिस से वापस आते समय क्रैश हो जाते हैं। इन सब के चलते वाशिंगटन डीसी में एक इमरजेंसी मीटिंग रखी जाती है, जहां जैक और टेरी भी आए हुए थे। यहाँ टेरी सबसे कहता है कि दुनिया भर में जितने भी मौसम बदले हैं उसके बारे में जैक अच्छे से जानता है। तब जैक सबको बताता है कि ये सब बर्फ़ के पिघलने से हुई ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है और ये सिर्फ एक शुरुआत है। हालांकि पॉलिटिशियन को अभी भी ये एक थ्योरी लग रही थी, इसलिए जैक का बॉस उसे समय देते हुए कहता है कि तुम्हें फ्रैंक, जेसन और नासा की मीटरोलॉजिस्ट जेनेट की मदद से कुछ सबूत खोजने होंगे, ताकि तुम गवर्नमेंट को अपनी थ्योरी साबित कर सको। इसलिए जैक अपनी टीम के साथ मिलकर रिपोर्ट बनाने लगता है। जब जैक अपने काम से ब्रेक लेता है, तब उसकी टीम कुछ कैलकुलेशंस करने में सफल हो जाती है, जिनसे उन्हें पता चलता है कि 6 से 8 हफ्ते में पृथ्वी पर बर्फीला तूफान आने वाला है। अगले दिन जैक के पास सैम का फ़ोन आता है, जो बताता है कि वह न्यूयॉर्क में फंस गया है और वहाँ बाढ़ आ गई है। दूसरी तरफ डीसी के लोग तूफान से घबराते हुए सुपरमार्केट में खाने के सामान को चुरा रहे होते हैं। इस दौरान जैक वाइस प्रेसिडेंट से मिलता है और उन्हें बताता है कि सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, इसलिए हमें शहर को खाली करना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जैक की बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं।
इस बीच नॉर्थर्न यूरोप में बहुत ही तेज़ बर्फबारी होने लगती है, इसलिए रॉयल फैमिली को रेस्क्यू करने के लिए एक टीम भेजी जाती है, लेकिन तूफान के कारण हेलीकॉप्टर्स की ब्लेड जमने लगती हैं, जिससे हेलीकॉप्टर्स क्रैश हो जाते हैं और सभी मारे जाते हैं। जब टेरी को इस घटना के बारे में पता चलता है तो वह जैक को कॉन्फिडेंशियल डाटा भेजता है, जिससे जैक को पता चलता है कि ज़मीन पर एक तूफान आने वाला है, जिसके न्यूयॉर्क में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। दूसरी ओर कनाडा में समुद्र का पानी 35 फीट ऊपर उठ जाता है और वहाँ भयानक तूफान आ जाता है। यहाँ सैम और उसके दोस्त न्यूज़ देखते हैं, जिस दौरान लाइट चली जाती है। तब जेडी सबसे कहता है कि वो अपने भाई को लेने जा रहा है, साथ ही वह कुछ स्टूडेंट्स को भी अपने साथ चलने का ऑफर देता है। लेकिन जब बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं तब उन्हें पता चलता है कि बाढ़ आने की वजह से सभी लोग इधर उधर भाग रहे हैं और सिचुएशन बहुत ही बिगड़ गई है। दूसरी ओर लोकल जू के वर्कर को पता चलता है कि जू से भेड़िए भाग गए हैं। इधर बहुत सारे लोग नेशनल लाइब्रेरी में छिपने के लिए भागते हैं। वहीं पानी की वजह से कई लोग अपनी गाड़ियों के अंदर फंस चुके थे। तब लॉरा की नज़र कार में बैठी एक फैमिली पर जाती है, इसलिए वह उनकी मदद करने के लिए उनके पास जाती है, जिस दौरान उसके पैर में चोट लग जाती है। तभी अचानक वहाँ बड़ी सुनामी आने लगती है, जिससे हज़ारों लोग मारे जाते हैं। यहाँ सैम जल्दी से लॉरा के पास आता है और उसकी मदद करते हुए उसे जल्दी से लाइब्रेरी के अंदर ले जाता है। इधर जैक अपनी कैलकुलेशन पूरी करने के बाद टेरी को कॉल करके बताता है कि कनाडा, स्कॉटलैंड और साइबेरिया में बहुत ही खतरनाक तूफान आने वाला है और यह तूफान जल्द ही दूसरे एरियाज़ में पहुंच जाएगा। यानी कि जो तूफान 6 हफ्ते बाद आने वाला था वो अब घंटे में पहुंचने वाला था। खैर, यहाँ जैक को न्यूयॉर्क के बारे में न्यूज़ मिलती है। तभी जैक से मिलने उसकी वाइफ लूसी आती है, क्योंकि उसे सैम की बहुत फिक्र हो रही थी। इधर न्यूयॉर्क में सभी बचे हुए लोग लाइब्रेरी के अंदर होते हैं, जहाँ किसी के फ़ोन में नेटवर्क नहीं था, इसलिए सैम एक पेफोन ढूंढता है जो कि पानी से भरे रूम में रखा हुआ था। सैम जल्दी से अपने पेरेंट्स को फ़ोन करके यहाँ की सिचुएशन बताता है, जिस पर जैक उससे कहता है कि तुम्हें लाइब्रेरी के अंदर ही रहना होगा, क्योंकि वहाँ बर्फीला तूफान आने वाला है जो सबको जमा कर मार देगा। इसके बाद सैम देखता है कि रूम में धीरे धीरे पानी बढ़ रहा है और देखते ही देखते फ़ोन भी पानी में डूब जाता है। यहाँ लॉरा को लगता है कि सैम डूब गया है, लेकिन तभी सैम स्विमिंग करते हुए बाहर आ जाता है। तब लॉरा सैम के लिए सूखे कपड़े ढूंढती है। इसके बाद लाइब्रेरी में मौजूद लोगों को एक अजीब आवाज़ सुनाई देती है। जब वह बाहर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पानी के साथ एक बड़ा शिप सड़क पर आ गया है। इसी बीच जैक न्यूयॉर्क जाकर अपने बेटे को बचाने का फैसला करता है। तब जैक का बॉस उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हें एक बार फिर गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए, जिस पर जैक मान जाता है, क्योंकि इस बार प्रेसिडेंट भी मीटिंग में आने वाले थे। इस मीटिंग में जैक एक इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन देते हुए बताता है कि जितने जल्दी हो सके नॉर्थ के लोगों को साउथ की ओर जाना होगा। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट फिर से जैक की बात को डिसपे हैं इस बात पर। प्रेसिडेंट की टीम जैक से कहती है कि उन्हें लोगों को बचाने के लिए आसान तरीका बताना होगा, जिस पर जैक अमेरिका का मैप बनाकर एक लाइन मार्क करता है जहां से लोगों को अभी भी निकाला जा सकता था, जबकि जो एरियाज़ दूर थे वहाँ के लोगों को बचाने में बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद जैक वहाँ से चला जाता है। तब वाइस प्रेसिडेंट फिर से जैक के प्लान का विरोध करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट उन्हें नज़रअंदाज करते हुए जैक के प्लान को अप्रूव कर देते हैं। दूसरी ओर टेरी के स्टेशन की पावर चली जाती है, इसलिए उसकी टीम ड्रिंक करने का फैसला करती है, क्योंकि वह समझ चुके थे कि अब वह नहीं बच सकते। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में लाइब्रेरी के बाहर खड़ा बेघर आदमी देखता है कि बाढ़ का पानी जम गया है, इसलिए कुछ लोग बर्फ़ पर चलते हुए यहाँ से साउथ की ओर जा रहे हैं। ये देखकर लाइब्रेरी में मौजूद लोग भी साउथ में जाने का डिसाइड करते हैं, जिस पर सैम उनसे कहता है कि मेरे पिता मौसम विभाग में हैं और उन्होंने मुझे बाहर निकलने से मना किया था, क्योंकि बाहर बहुत ही खतरनाक बर्फीला तूफान आने वाला है। लेकिन फिर भी कुछ लोग सैम को अनदेखा करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अब लाइब्रेरी में सिर्फ कुछ ही लोग बचे थे। अब क्योंकि ठंड बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, इसलिए वह बुक्स को जलाकर ठंड से बचने लगते हैं। वहीं लाइब्रेरी छोड़कर गए लोग ठंड के कारण कांप रहे होते हैं, जिनमें से कुछ लोगों की जान भी चली जाती है। इस बीच मैक्सिको अपनी बॉर्डर्स को बंद कर देता है, क्योंकि वो अब और अमेरिकी लोगों को नहीं संभाल सकता था। इस वजह से वहाँ काफ़ी ट्रैफिक जाम हो जाता है, इसलिए लोग इलीगल तरीके से मैक्सिको में जाने लगते हैं। कुछ घंटों बाद वहाँ अमेरिका के प्रेसिडेंट आते हैं और मैक्सिको से डील करते हैं कि अगर मैक्सिको अमेरिकन लोगों को हॉस्पिटल देगा तो अमेरिका मैक्सिको का कर्जा माफ़ कर देगा। यहाँ लूसी अपने पेशेंट के साथ होती है। तभी उसे पता चलता है कि लोग हॉस्पिटल की सभी एम्बुलेंस लेकर भाग गए हैं। ये सुनकर लूसी बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि उसके पेशेंट को एम्बुलेंस के बिना बाहर नहीं ले जाया जा सकता था। यहाँ लूसी अपनी को वर्कर से भी यहाँ से चले जाने का कहती है और खुद अपने पेशेंट के साथ रुक जाती है। दूसरी ओर जैक सैम को बचाने जा रहा होता है। तब फ्रैंक और जेसन भी उसकी मदद करने का कहते हैं। इसके बाद वो तीनों न्यूयॉर्क के लिए निकल जाते हैं। तब रास्ते में उनकी गाड़ी रोड ब्लॉक से टकरा जाती है, इसलिए वो तीनों पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ घंटों तक चलने के बाद वो ऐसे शहर में पहुंचते हैं जो कि बर्फ़ से ढक चुका था, और वो तीनों एक बिल्डिंग के ऊपर चल रहे थे। तभी उस बिल्डिंग का कांच टूट जाता है और फ्रैंक नीचे गिरने लगता है, जिसके साथ साथ जेसन और जैक भी नीचे गिरने लगते हैं। तब जैक अपनी कुल्हाड़ी को बर्फ़ में घुसा कर अपने साथियों को बचा लेता है।
लेकिन तभी बिल्डिंग का कांच पूरी तरह टूटने लगता है। इसलिए फ्रैंक खाने पीने के सामान से भरे बैग की रस्सी को काट देता है, लेकिन अभी भी उनके वज़न से कांच टूट रहा था, इसलिए फ्रैंक अपनी रस्सी भी काट देता है और नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद जैक और जेसन टेंट में रात बिताते हैं। वहीं लूसी और उसके पेशेंट को लेने के लिए एक एम्बुलेंस आ जाती है। इधर प्रेसिडेंट को भी शहर से बाहर ले जाया जा रहा था। तभी वाइस प्रेसिडेंट को न्यूज़ मिलती है कि प्रेसिडेंट तूफान में फंस चुके हैं। यहाँ एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन से देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा बादल पृथ्वी को ढक रहा है, इसलिए वो स्पेस से जेनेट को कुछ तस्वीरें भेजते हैं। जेनेट उन तस्वीरों को देखकर कहती है कि यह तूफान 1 घंटे में न्यूयॉर्क में पहुंच जाएगा। दूसरी ओर लाइब्रेरी में सैम लॉरा को अपने दिल की बात बता देता है, जिसे सुनकर लॉरा खुश हो जाती। सुबह सैम और उसके साथियों को पता चलता है कि लॉरा बुखार के कारण बेहोश हो गई है। दरअसल उसके पैर की चोट के कारण उसे इन्फेक्शन हो गया था। खैर, यहाँ एक लेडी बुक पढ़कर लॉरा के लिए एक मेडिसिन बताती है और कहती है कि अगर लॉरा को ट्रीटमेंट नहीं मिला तो वो अपना पैर खो देगी। इसलिए सैम उस मेडिसिन को खोजने के लिए लाइब्रेरी के बाहर खड़े शिप में जाता है, जिसके साथ ब्रायन और जेडी भी जाते हैं। इसी शिप में जू से भागे हुए भेड़िए भी थे, जो कि उन तीनों की खुशबू सूंघ लेते हैं। यहाँ सैम किसी तरह शिप के हॉस्पिटल की विंडो तोड़कर अंदर आता है और अपने दोस्तों के लिए हॉस्पिटल का गेट खोलता है। तब ब्रायन को वो मेडिसिन मिल जाती है, इसलिए वह वापस लाइब्रेरी में जाने लगते हैं, जिस दौरान ब्रायन और जेडी शिप की किचन में खाना ढूंढने का कहते हैं, लेकिन किचन में भेड़ियों को देखकर तीनों भागने लगते हैं, जिस दौरान एक भेड़िया जेडी के पैर में काट लेता है। इसलिए सैम भेड़िए के सिर पर मारकर उसे बचाता है। इसके बाद वो तीनों एक रूम में खुद को बंद कर लेते हैं। यहाँ सैम नोटिस करता है कि तूफान जल्द ही वहाँ आने वाला है, इसलिए सैम और ब्रायन किसी तरह सारा सामान और घायल जेडी को लेकर शिप से बाहर आते हैं। इसी समय उनके आसपास की बिल्डिंग्स जमने लगती हैं, इसलिए ब्रायन और सैम जल्दी से जेडी को उठाकर लाइब्रेरी के अंदर ले आते हैं। यहाँ लाइब्रेरी में वो सभी बुक्स को जलाने लगते हैं ताकि उनका रूम बर्फ़ से ना जमे। इसी बीच जैक और जेसन भी आगे बढ़ रहे होते हैं। तब थकावट के कारण जेसन गिर जाता है, इसलिए जैक उसे खींचते हुए आगे बढ़ता है। कुछ ही समय बाद जैक नोटिस करता है कि तूफान आने वाला है, इसलिए वह बर्फ़ में खुदाई करके एक वेंट ढूंढता है जो कि किसी बिल्डिंग का था। यहाँ जैक जेसन को उस वेंट के अंदर ले जाता है। कुछ घंटों बाद जैसे ही जेसन को होश आता है, तब जैक उसे आगे बढ़ने का कहता है। इसके बाद जैक और जेसन फिर से सैम की तलाश में निकल जाते हैं। इस रास्ते में उन्हें कई डेड बॉडीज़ दिखाई देती हैं, जो कि तूफान में मरे लोगों की थी। अब दोनों रात बिताने के लिए फिर से टेंट में रुकते हैं और अगली सुबह होते ही दोनों न्यूयॉर्क में पहुंच जाते हैं। यहाँ वो देखते हैं कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी पूरी तरह से जमी हुई है और कई सारे शिप्स बर्फ़ में फंस गए हैं। कुछ ही देर में उनका GPS बताता है कि वो लाइब्रेरी के ऊपर खड़े हैं। तब जैक को लगता है कि सैम बर्फ़ में दबकर मर गया है, लेकिन फिर भी वो एक विंडो की मदद से लाइब्रेरी में जाते हैं, जहाँ उन्हें एक गेट के नीचे से रोशनी दिखाई देती है। जब वो उस रूम में जाते हैं तो उन्हें वहाँ सैम और उसके साथ एक ग्रुप मिलता है। जैक सैम को जिंदा देखकर उसे गले लगा लेता है। कुछ समय बाद वाइस प्रेसिडेंट को अमेरिका का नया प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, क्योंकि तूफान में फंसने के कारण प्रेसिडेंट की मौत हो गई थी। यहाँ नए प्रेसिडेंट सभी से कहते हैं कि मैं गलत था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये तूफान कई सालों बाद आएगा। इसके अलावा वह सभी फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन चालू करने का कहते हैं। कुछ ही समय में न्यूयॉर्क में रेस्क्यू टीम आ जाती है और सभी बचे हुए लोगों का रेस्क्यू किया जाता है। कहानी के अंत में एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी को देखते हैं, जिसका मौसम पूरी तरह साफ हो चुका था, और एस्ट्रोनॉट्स का कहना था कि उन्होंने पृथ्वी को इतना साफ पहले कभी नहीं देखा। इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।